नमस्कार दोस्तों अगर आप अपना डिप्लोमा यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कर रहे हैं और आप फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप अपना डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल से, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके। भाई इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और टोटल एमसीक्यू 150 प्लस एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। और भाई इस बार आपको पता है वीटीई यूपी के ऑनलाइन एग्जाम होंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे। तो भाई जो टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 80% एमसीक्यू आपके पेपर में इस वीडियो से आने वाले होंगे। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। और भाई इस वीडियो के अंदर हम आपका हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। अब आप अपना डिप्लोमा हिंदी मीडियम से कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम से कर रहे हो, आपके लिए भाई दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, दोनों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए भाई इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होने हैं सबकी इंपोर्टेंट वीडियो आने वाली हैं एमसीक्यूज की, जो कि आपके लिए यार बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप और किसी ब्रांच में हैं, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, a graphical device used to determine the break even point and profit potential under varying condition of output and cost is known as। एक ग्राफिकल डिवाइस जिसका उपयोग आउटपुट की अलग अलग स्थितियों के तहत ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट पोटेंशियल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और लागत के रूप में माना जाता है, उसको आप क्या कहते हो। तो भाई यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो GNET चार्ट, फ्लो चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट, PERT चार्ट, टेलर चार्ट क्या। और यहां पर आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन है, तो भाई उसको आप ब्रेक इवन चार्ट बोलते हो। तो यहां पर भाई जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। और देखिए यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस की हिंदी नहीं लिखी है, उसके लिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। जो क्वेश्चन यार बहुत सिंपल है, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ के आराम से समझ सकते हो, जिसकी हिंदी या डिफिकल्ट है, तो उनको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, हिंदी में नहीं लिखा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब भाई ब्रेक इवन एनालिसिस को आप ब्रेक इवन एनालिसिस ही पढ़ते हो हिंदी में भी। कंसिस्ट ऑफ का मतलब आप जानते हो कि ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या क्या होता है। तो भाई ब्रेक इवन एनालिसिस में आपका एक तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है आपकी कॉस्ट दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिस्ट किया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। उसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन एनालिसिस शोज प्रॉफिट व्हेन। आपका ब्रेक इवन एनालिसिस कब प्रॉफिट दिखाता है ये आपको बताना है। तो भाई यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो ये है, जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन ए। मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ब्रेक इवन एनालिसिस एक एनालिसिस होता है जिसमें हमें पता होता ये करना होता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो प्रॉफिट कब शो करेगा, जब हमारा सेल्स रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम होगा। सेल्स रेवेन्यू मतलब अगर आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट कंपनी मतलब जो कॉस्ट लग रहा है, जैसे 10 प्रोडक्ट बना रही है और एक प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, ठीक है। आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है और उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए है, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट हो गई वो 1000 हो गई, ठीक है। और आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो मोर देन 1000 आना चाहिए, मतलब कि वो 1000 से आपका ज्यादा होना चाहिए, लाइक 1050, 1100, 1200। जब आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तब आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या करेगा, उसमें प्रॉफिट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, इन ब्रेक इवन एनालिसिस
टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस होती है उसमें जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या कंसिस्ट करती है? क्या उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है? नहीं भाई, जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका, जैसे आप अगर एक इस तरह से डायग्राम बनाओगे और यहाँ पर अगर हमारा ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ पर हमें बताना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये रिप्रेजेंट करता है टाइम व्हेन इंडस्ट्री विल अंडरगो लॉस। मतलब कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, अगर सपोज ये आपका पॉइंट है तो ये वो टाइम दिखाता है जब आपकी इंडस्ट्री कहाँ जा रही हो, लॉस में जा रही हो। तो आप इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना सकते हो। अगर ये आप इस लाइन से प्रॉफिट शो कर रहे हो, ठीक है, और ये प्रॉफिट से नीचे आपकी कौन सी लाइन जा रही है, ये लॉस वाली लाइन है, तो ये नीचे क्या हो रहा है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट द सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर सच एज, जो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है प्रोडक्ट का और जो आपकी सेलिंग प्राइस, जैसे किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कितने में वो बिकना चाहिए, मार्केट में सप्लाई किया जाना चाहिए, वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखो सेल्स टर्नओवर, कि आपकी कितनी सेल हो रही है, ठीक है। लोएस्ट कंपटीटिव प्राइस, मतलब जो आपके मतलब जो आपकी जैसी प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट का जो सेम प्रोडक्ट और कंपनी बना रही है उस प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट की कीमत कम होनी चाहिए, ठीक है। वेरियस एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, बहुत तरह के एलिमेंट देखे जाते हैं कॉस्ट के। वायर्स कैपेबिलिटी टू पे, और हमको ये देखा जाता है कि हम उस प्रोडक्ट को कहां पर बेच रहे हैं, किस रीजन में बेच रहे हैं, और एक जो आपके बायर्स हैं वो कितने कैपेबल हैं उसकी कीमत को पे करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जगह पर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि वही सेम प्रोडक्ट कम कॉस्ट में मिल रहा होता है, और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं वही सेम प्रोडक्ट महंगी कॉस्ट में बिक रहा होता है। तो कंपनी ये भी एनालाइज करती है कि अगर हम किस रीजन में हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और किस रीजन में लोग कितने, मतलब अगर कोई ऐसा कम्युनिटी में हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कोई एक ऐसी सिटी में सेल कर रहे हैं जहां पर जो लोगों की इनकम है वो अच्छी है, तो वहां पर हम प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जहां पर हमें लगता है यार कि जैसे अगर हम किसी एक कंट्री का भी अगर एग्जांपल ले लें, अगर हमारी कंट्री किसी एक यूएसए में, अगर हम यूएसए का एग्जांपल ले लें, यूएसए में भाई आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो वो सेम प्रोडक्ट हमें इंडिया में सस्ता मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि यूएसए में जो इनकम होती है लोगों की वो अच्छी होती है एज कंपेयर टू इंडिया। तो हमको ये देखा जाता है कि यार कितने कैपेबल हैं बायर्स की जो उसकी प्राइस को पे कर सकें। तो भाई ये जितनी भी फैक्टर हैं, और ये भी देखा जाता है कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो आप कम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पर कम प्रॉफिट लेके ज़्यादा सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सेल ही ज़्यादा नहीं हो रही है तो फिर आपको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट को ज़्यादा करना होता है ताकि आपकी कंपनी को लॉस ना हो, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, बहुत काम होता है। तो ये सभी फैक्टर जो हैं भाई ये डिपेंड करते हैं, इससे ही हम सेलिंग प्राइस डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव भाई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क स्टडी इज कंसर्न्ड विद, जो आपकी वर्क स्टडी है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो भाई जो वर्क स्टडी की जाती है वो की जाती है इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम। जो आपका प्रेजेंट मेथड यूज कर रहे हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रूव कर सकें और एक स्टैंडर्ड टाइम फाउंड आउट कर सकें, एक कम समय में हम उस काम को कंप्लीट कर सकें। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है एक कंपनी के अंदर। तो भाई यहाँ पर जो वर्क स्टडी का संबंध है वो है इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेसिक टूल इन वर्क स्टडी इज, जो आपके बेसिक टूल होते हैं वर्क स्टडी में वो क्या होता है ये बताना है। तो भाई जो बेसिक टूल होता है वो होता है स्टॉप वॉच। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सिंबल ओ इम्प्लाई इन वर्क स्टडी। देखो जो आपकी वर्क स्टडी होती है उसमें सिंबल ओ का मतलब क्या होता है। तो भाई ओ से आप डायरेक्ट देख सकते हो इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो बनता ही नहीं है। ओ मीन्स ऑपरेशन,
ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सिंबल डी इंप्लाई इन वर्क स्टडी। डी सिंबल डी जो होता है उसका मतलब क्या होता है? तो D4 आप जैसे देख सकते हैं ओ से वहां ऑपरेशन हो रहा था, यहाँ डी से डिले हो रहा है, डिले टेम्परेरी स्टोरेज। जो आपके टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो उसमें डिले होता है उसका संबंध किससे होता है? डी का मतलब वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका इन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड एज इट रीचेस इट। देखो जो आपकी सतत सूची नियंत्रण होता है उसमें जो आपकी सामग्री की जांच की जाती है क्योंकि वह अपने तक पहुंच जाती है। जो आप उस सामग्री जो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसमें जो मटेरियल चेक होता है वो कहां पर पहुंचने के बाद होता है ये बताना है। तो वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू जहां पर वो पहुंच जाती है तब हम उसकी मटेरियल की चेकिंग करते हैं। तो न्यूनतम वैल्यू ऑप्शन ए भाई यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहां पर भाई मटेरियल हैंडलिंग इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डन बाई। जो आपकी मटेरियल हैंडलिंग होती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो भाई जो मटेरियल हैंडलिंग देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सबसे मटेरियल हैंडलिंग की जाती है, चाहे वो ओवरहेड क्रेन हो, ट्रॉली हो, बेल्ट कन्वेयर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की गई है तो मोस्टली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग, देखो मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है वो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब ये होता है एक पार्ट को एक मशीन से दूसरी मशीन पे ले जाने के लिए या जो प्रोडक्ट जो फिनिशिंग हो चुकी है, जो प्रोडक्ट बन गया है उसको एक स्टोरेज तक ले जाने के लिए हम मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। सपोज कोई एक प्रोडक्ट है उस पर कोई काम हुआ एक मशीन पर, उस मशीन पर उस प्रोडक्ट का काम खत्म हो गया, अभी वो दूसरे मशीन पर वो प्रोडक्ट को जाना है तो वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? वो आपका ओवरहेड क्रेन के द्वारा किया जाता है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑप्शन ए भाई यहां पर आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड व्हेन। आपका जो स्ट्रिंग डायग्राम होता है भाई वो कब यूज होता है ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका स्ट्रिंग डायग्राम है वो जब यूज होता है टीम ऑफ वर्कर्स इज वर्किंग एट अ प्लेस। जब एक वर्कर्स की टीम एक ही जगह काम कर रही हो, एक वर्किंग प्लेस पे काम कर रही हो, तब हम स्ट्रिंग डायग्राम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क स्टडी इज मोस्ट यूजफुल। वर्क स्टडी सबसे ज्यादा यूजफुल कब है तो वो बताना है। वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड। देखो वर्क स्टडी जब यूजफुल है जब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही हो। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब तो भाई आप जानते होंगे, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो प्रोडक्शन होता है। आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे इफ यू आर एन मैकेनिकल इंजीनियर एंड अब आप फाइनल सेमेस्टर में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो मोशन स्टडी इज। माइक्रो मोशन स्टडी या सूक्ष्म गति अध्ययन है। यह पूछा गया है कि सूक्ष्म गति अध्ययन या माइक्रो मोशन स्टडी क्या है ये आपको बताना है। तो भाई माइक्रो मोशन स्टडी जो होती है वो होती है सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू थर्लिक्स एंड देयर एनालिसिस। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें, एक ऑपरेशन का उपखंड और उनके विश्लेषण, ये आपका क्या होता है? सूक्ष्म गति अध्ययन होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर इन माइक्रो मोशन स्टडी। जो आपकी माइक्रो मोशन स्टडी होती है द थर्वलिग इज डिस्क्राइब्ड बाई। जो थर्वलिग होता है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, किसके द्वारा बताया जाता है? तो वो स्टैंडर्ड सिंबल और कलर्स के द्वारा शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द अलाउड टाइम फॉर अ जॉब इक्वल्स स्टैंडर्ड टाइम प्लस। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन ए पॉलिसी अलाउंसेस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर माइक्रो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल हैंड मोशन। जो आपकी माइक्रो मोशन स्टडी होती है, सूक्ष्म गति अध्ययन जो होता है
फॉलोइंग नंबर ऑफ फंडामेंटल हैंड मोशंस, मतलब कितने फंडामेंटल हैंड मोशन होते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर। तो भाई इसका ऑप्शन सी 16 राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब इज, आपकी जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो होता है भाई टोटल वर्क कंटेंट डिले कॉन्टीजेंसी अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क स्टडी इज डन विद द हेल्प ऑफ, जो वर्क स्टडी होती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रोसेस चार्ट के द्वारा, मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा, स्टॉप वॉच के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। जैसे कि हम इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि वर्क स्टडी का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, तो हमने वहां पर राइट आंसर किया था स्टॉप वॉच। तो भाई स्टॉप वॉच की हेल्प से ही वर्क स्टडी की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूलिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे जो शेड्यूल करते हैं वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? व्हेन वर्क शुड स्टार्ट एंड हाउ मच वर्क शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। इसका मतलब भाई मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखो शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को शेड्यूल करना। शेड्यूल को भाई हिंदी में मैं एकदम एक्यूरेट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, लेकिन शेड्यूल का मतलब जैसे अगर आप ये एक दिन का प्लान, जैसे आप शेड्यूल को प्लानिंग कह सकते हो। जैसे कि आप एक दिन का प्लान बनाते हो ना कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, 9-10 बजे तक पढ़ना है, देन आपको ये करना है, फिर वहाँ पे जाना है, ये काम करना है। वैसे ही कंपनी के अंदर शेड्यूलिंग की जाती है कि आपका काम कब स्टार्ट होना है, कितना काम करना है और कितने टाइम के अंदर उस काम को ख़त्म करना है, ये सब शेड्यूलिंग की जाती है और शेड्यूलिंग में ये सब इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यही कहता है कि व्हेन वर्क शुड स्टार्ट, काम कब स्टार्ट होना चाहिए, एंड हाउ मच वर्क शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के अंदर, एक निश्चित काल के अंदर कितना काम कंप्लीट होना चाहिए। ये पहले से हम एक तरह से शेड्यूलिंग करते हैं, पहले से हम एक तरह से प्लानिंग करते हैं, जिससे हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और भाई ये हर कंपनी के अंदर होता है, एक टारगेट होता है कि इतना काम एक डे के अंदर करना है। जैसे अभी आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आपका प्लेसमेंट हुआ होगा, आप कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, तो भाई आपको काम होता है कि अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहां पर बताया जाएगा कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है अपनी शिफ्ट के अंदर। तो वो एक तरह से शेड्यूलिंग होती है जो कि कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सपेडिटिंग फंक्शन कंसिस्ट इन कीपिंग अ वॉच ऑन, त्वरित कार्य में निगरानी रखना शामिल है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटर्स एक्टिविटी या फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन केस ऑफ ट्रैवल लोकेट सोर्स ऑफ ट्रैवल या मिनिमाइजिंग द डिले। यहाँ पर भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको एक बार पढ़ लीजिए, फिर खुद सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और यहाँ पर अब हम इसको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन केस ऑफ ट्रैवल लोकेट सोर्स ऑफ ट्रैवल, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामग्री का प्रवाह और परेशानी के मामले में सामग्री के स्रोत का पता लगाना। तो ऑप्शन बी भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट टाइम स्टडीज यूज्ड टू। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग स्टेट का मतलब होता है गलत कथन, ठीक है। हिंदी में आप इसको बोलते हो गलत कथन। गलत कथन का मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम स्टडी से रिलेटेड 5 चीजें लिखी गई हैं, जिसमें से एक गलत है और बाकी टाइम स्टडी को सब फॉलो करती हैं। तो जो आपको गलत स्टेटमेंट या गलत कथन है वो बताना है। तो भाई यहाँ पर देखो आप 1 by 1 पढ़ सकते हो। सबसे पहला है डिटरमाइन ओवरहेड एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा होता है ओवरऑल वो बताता है टाइम स्टडी। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सेटिंग पीस प्राइसेस और इंसेंटिव वेजेस,
डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, डिटरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर टू हैंडल द नंबर ऑफ मशीन, कंपेयर अल्टरनेटिव मेथड्स। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, और बाकी के ये सब टाइम स्टडी के सही हैं, जैसे कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, या जो आपकी इंसेंटिव वेजेस होते हैं या पीस प्राइसेस होते हैं उनकी स्टडी के लिए टाइम स्टडी यूज की जाती है। लेकिन भाई जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो टाइम स्टडी में नहीं आता है। तो भाई यहाँ पर देखो आपको ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन आपको इसके जो यूजेस हैं वो भी याद रखने हैं। क्योंकि भाई यूजेस क्यों जरूरी हो जाते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइम स्टडी इज यूज्ड टू, वहां पर 3 ऑप्शन गलत दिए हों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई एक दिया हो, या ये तीनों ऑप्शन दिए हों और वहां पर जो चौथा ऑप्शन ये दिया गया हो ऑल ऑफ द अबव, तो आपका जो डी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव वाला वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जॉब एवोल्यूशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द, जो जॉब इवोल्यूशन होता है, जॉब इवोल्यूशन मेथड वो क्या डिटरमाइन करता है ये आपको बताना है। रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स डिटरमाइन करता है, स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द वर्कर्स, या कंट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्कर, या कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जॉब। भाई देखो आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो, ऑप्शन ए है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ए को पढ़ के, मतलब जैसे आपने देखा क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ए है, अब जल्दी जल्दी वीडियो को देख लेते हैं। मेरा ये है कि एक बार आप जो गलत ऑप्शन भी दिए हैं उनको भी एक बार यार पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देखिए, फिर आंसर पे नज़र मारिए कि इसका राइट आंसर अच्छा ये है। तो वहां पर अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर देख लोगे ना और ऑप्शन भाई मिलते जुलते होते हैं तो वहां पर आप यार कंफ्यूज हो जाओगे कि देखो जैसे यहाँ पर रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब ऑप्शन राइट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉब, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्कर, ये कहीं ना कहीं यार बिल्कुल थोड़े सेम से लगते हैं और जब हम पेपर में बैठते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार आप चारों ऑप्शन पे नजर मार लोगे तो क्या होगा कि आपको सारा ऑप्शन पता होंगे कि यार ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था, अच्छा यहाँ जॉब्स था तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आपके लिए यार बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माइक्रो मोशन स्टडी इज। देखो माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है वो बताना है। एनालिसिस ऑफ मैन वर्क मेथड बाय यूजिंग अ मोशन पिक्चर कैमरा विद अ टाइमिंग डिवाइस इन द फील्ड ऑफ व्यू। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई। परसेंट आइडियल टाइम फॉर मैन और मशीन इज फाउंड बाई। ठीक है, देखो आइडल टाइम हमें निकालना होता है। आइडल टाइम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइडल टाइम होता क्या है। देखो जो आइडल टाइम होता है ना वो होता है जब कंपनी जब मशीन आपकी रेस्ट पे होती है वो आइडल टाइम होता है। जब मशीन से हम कोई काम नहीं कराते, मशीन रुकी हुई है, उसको आप क्या बोलोगे, आइडल टाइम बोलोगे। अब देखो वो दोनों के लिए जरूरी होता है, चाहे वो मशीन हो या आदमी हो। मतलब आप अपने वर्कर से, एम्प्लॉय से लगातार 12 घंटा से ज़्यादा 24 घंटे, जैसे आप बोलो अपने वर्कर से नहीं हम तो फोर्सफुली आपसे 24 घंटे काम कराएंगे। अब अगर वर्कर के जैसे एक ओवर टाइम होता है, अगर वर्कर 12 घंटे या 8 घंटे की शिफ्ट के बाद काम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कंपनी 12 घंटे से ज़्यादा काम कराएगी तो वो कंपनी पर केस भी कर सकता है। क्योंकि भाई हर देखो गवर्नमेंट का रूल ये होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ना आप अपने एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकते हो अगर एम्प्लॉय नहीं करना चाहता है। वैसे ही भाई हम आइडल टाइम निकालते हैं कि कितना आइडल टाइम इंसान के लिए रेस्ट के लिए जरूरी है और कितना आइडल टाइम मशीन के लिए जरूरी है। अब देखो मशीन तो 24 आवर्स चलती हैं किसी भी कंपनी के अंदर, लेकिन भाई एक वीक के बाद या एक महीने के बाद या एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन मशीन्स को भी रेस्ट दिया जाता है, उन मशीन्स का भी मेंटेनेंस किया जाता है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग या जो भी उस मशीन्स पे होना है, जो भी उनमें अपग्रेड होनी है, कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं वो सही होना, या खराब भी नहीं हुई हैं फिर भी उनको रेस्ट दिया जाता है। तो हम वो ये किस मशीन को और आदमियों को उसके आइडल टाइम निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं ये हमको बताना है। तो भाई उसको बोलते हैं वर्क सैम्पलिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर भाई आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। TMU इन मेथड टाइम मेजरमेंट स्टैंड्स फॉर।
आपका TMU की फुल फॉर्म क्या होती है वो बताना है। और भाई ये TMU किस में आता है, टाइम मेजरमेंट मेथड के अंदर आता है। और TMU की जो फुल फॉर्म होती है भाई वो होती है टाइम मेजरमेंट यूनिट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम स्टडी इज द अप्रेजल इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग ह्यूमन एफर्ट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप एक बार सारे ऑप्शंस को नज़र मार लिया करो, जैसे कि मशीन सेटिंग टाइम नहीं होता, टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू डू जॉब नहीं होता, मेथड ऑफ फिक्सिंग टाइम ऑफ 4 वर्कर्स नहीं होता, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पर्सोनेल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, वर्क सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ। जो वर्क सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन होती है वो किसके बेसिस पे ली जाती है ये आपको बताना है। तो भाई वो होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। किसी भी रैंडम नंबर्स की टेबल बनाई जाती है, उसके हिसाब से हम वर्क सैंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वन टाइम मेजरमेंट यूनिट TMU इन मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम इक्वल्स टू। ठीक है, TMU जो होती है वो किसके इक्वल होती है ये बतानी है। तो भाई वो 0.0006, ठीक है, 0.0006 मिनट के इक्वल होती है। और अगर सेकंड में दिया हो तो आप इसको डिवाइडेड बाई 60 कर सकते हो। 60 से भाई इस जीरो से एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, और ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आप 6 से ये कट जाएगा तो 0.001 सेकेंड यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड में आएगा तो ये होगा, और मिनट में आएगा तो 0.006 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक मोशन टाइम स्टडी गिव्स टाइम फॉर बेसिक मोशन इन 10,000 ऑफ। जो बेसिक मोशन टाइम स्टडी होती है, जो बेसिक मोशन की 10,000 में बताना है आपको, तो वो मिनट्स आएगा उसका आंसर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। मोशन स्टडी इज यूज्ड फॉर, जो आपकी मोशन स्टडी होती है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो भाई जो मोशन स्टडी होती है वो देखो इम्प्रूविंग अ वर्क मेथड, वर्क मेथड को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है, बिल्कुल सही है मोशन स्टडी। इम्प्रोवाइजिंग अ वर्क मेथड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोशन स्टडी यूज की जाती है। डिजाइनिंग अ वर्क मेथड, भाई इसके लिए भी मोशन स्टडी यूज की जाती है। प्रोवाइडिंग अ स्कीमेटिक फ्रेमवर्क, इसके लिए भी भाई आपकी मोशन स्टडी यूज की जाती है। रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, इसके लिए भाई मोशन स्टडी यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई है भाई वो आपका एक गलत स्टेटमेंट है मोशन स्टडी को लेकर। और यहाँ पर भाई जो आपसे पूछा गया था वो आपका गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीनेट चार्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट। जो आपका जीनेट चार्ट होता है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये आपको भाई बताना है। तो भाई जो जीनेट चार्ट होता है जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ABC एनालिसिस डील्स विद। जो आपकी ABC एनालिसिस होती है वो किससे डील करती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपकी ABC एनालिसिस, जैसे कि बहुत तरह की एनालिसिस होती हैं, ऐसे ही आपकी एक एनालिसिस होती है ABC। अब ये किससे डील करती है वो आपको बताना है। तो भाई वो आपको करती है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट मनी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ABC एनालिसिस यूज की जाता है। प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। जो आपका प्रोसेस लेआउट होता है वो किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है ये बताना है। तो प्रोसेस लेआउट भाई बैच प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फॉर अ प्रोडक्ट लेआउट द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मस्ट। एक प्रोडक्ट लेआउट के लिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर है वी डिजाइंड एज स्पेशल पर्पज फॉर अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन।
तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर ट्रैवल चार्ट प्रोवाइड। ठीक है, आप सारे एक बार ऑप्शन पढ़िए, फिर मैं आपको यहां पर राइट आंसर बताता हूं। ठीक है, तो भाई यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है अ कॉम्पैक्ट एस्टिमेट ऑफ हैंडलिंग विच मस्ट बी डन बिटवीन वेरियस वर्क सेक्शन। तो ऑप्शन बी भाई यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर प्रोडक्शन लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। जो आपका प्रोडक्शन लेआउट होता है भाई वो किसके लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो प्रोडक्शन लेआउट होता है वो आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है लगातार किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना। बैच प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी बैच में प्रोडक्शन होना। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना। तो ये चीज़ें आपको भाई पता होनी चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस लेआउट इज बेस्ट सुटेड वेयर। जो आपका प्रोसेस लेआउट होता है वो बेस्ट सुटेड कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो भाई जो आपका प्रोसेस लेआउट होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है फ्यू नंबर्स ऑफ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लो यूनिट कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग। जो आपकी लो यूनिट कॉस्ट होती है वो कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आप उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे लेके आ सकते हो, ये आपको भाई बताना है। तो भाई उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, जो प्रोडक्ट लेआउट बनाते हैं वो हम इसीलिए बनाते हैं कि जो यूनिट कॉस्ट है उसको हम कम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। जो आपकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किसके लिए जानी जाती है, वो आपको बताना है। तो भाई जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज। जो आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका आपको मेन डिसएडवांटेज बताना है कि जो उसका मेन डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैव टू डू एक्सेसिव वर्क, ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर इज रिजिड, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन डिले अकर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भाई सही हो जाएगा। आपके जो डिसएडवांटेज होते हैं एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, वो देखो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। अब देखो रिजिड और फ्लेक्सिबल दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। हम रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों को मैं बता देता हूं कि रिजिड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, और जो आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है उसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेशन डिले अकर, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की वजह से डिले आ जाती है। और ऑप्शन ए है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हैव टू डू एक्सेसिव वर्क। और जो देखो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि वहां पर हमने डिसएडवांटेज देखे, यहाँ पर हम एडवांटेज देख लेते हैं। तो देखो जो पहला एडवांटेज है वो है, देखो यहाँ पर मैंने सारे एडवांटेज इसलिए लिखे हैं, एक एडवांटेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पर 3 डिसएडवांटेज दिए हों, एक एडवांटेज। यहाँ पर मैंने सभी एडवांटेजेस लिखे हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। भाई थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही होगी कभी कभी यार साउंड वीडियो के अंदर, जैसे कि बाइक की आवाज़ या थोड़ा सा, क्योंकि यार आपको भी पता है ये एक बहुत लंबी वीडियो बनती है। अब शुरू से लेके अगर हम वीडियो बनाते हैं तो भाई जहाँ पर जैसे मैं कहीं पर एक जगह अपने घर पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो यार रास्ते में बाइक वगैरह जाती हैं तो उसकी आवाज़ आती है जिससे आपको यार डिस्टर्ब होता होगा। तो उसके लिए यार मैं रियली सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है ना। तो उसके लिए यार आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेन एडवांटेज क्या है। सबसे पहले इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल, एक तरह से इफेक्टिव कमांड और कंट्रोल होता है। डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल लेवल, हर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं कि किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजिड डिसिप्लिन होता है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा
रिजिड डिसिप्लिन होता है जिसको सभी लेवल के लोग फॉलो करते हैं, एबिलिटी ऑफ क्विक डिसीजन एट ऑल लेवल, और यहाँ पर हर लेवल पर, ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल हो या लो लेवल हो, हर लेवल पर क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ वर्किंग नॉन एज। जो आपके फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, सिस्टम ऑफ वर्किंग इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम क्या है? तो भाई उसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कई तरह के सिस्टम, वर्किंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने जो सिस्टम ऑफ वर्किंग इंट्रोड्यूस किया था वो किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द साइलेंट फीचर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको साइलेंट एक फीचर बताना है, फीचर मतलब एक एडवांटेज बताना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखो सबसे पहला है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे मैंने वहाँ पर 4 एडवांटेज लिखे थे, मैंने यहाँ भी आपके 4 एडवांटेज, ये सभी एडवांटेज हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू स्पेसिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन पार्ट, ईच इंडिविजुअल मेंटेन्स फंक्शनल एफिशिएंसी, वर्क इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी चारों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई इसका ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इज। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टाइप कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन का जो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है? तो भाई आपका वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट पॉपुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रकार है जो कि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर। जो आपकी टेम्पलेट्स होती हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं? अ प्लानिंग अ लेआउट, फ्लो ऑफ मटेरियल, एडवांसिंग अ प्रोग्राम इन ऑटोमेटिक मशीन, कॉपिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल्स। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स जो यूज की जाती हैं वो एक प्लानिंग लेआउट के लिए यूज की जाती हैं, तो ऑप्शन ए भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टील प्लांट द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम फॉर मटेरियल हैंडलिंग इज। जो आपका स्टील प्लांट होता है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम कौन सा होता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए? जैसे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने ये वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए सिस्टम यूज किया जाता है कौन सा किया जाता है? तो उसमें भाई जो आपका राइट आंसर था वो आपका क्रेन्स करके था। ठीक है, ओवरहेड क्रेन्स जो होती हैं। लेकिन यहाँ पर भाई जो स्टील प्लांट में आपके जो एज अ मटेरियल हैंडलिंग के लिए सिस्टम यूज किया जाता है वो लोकोस करके एक सिस्टम होता है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भाई आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटिंग प्रिस्क्राइब द। जो रूटिंग होती है वो क्या प्रिस्क्राइब करती है ये आपको बताना है। तो वो जो रूटिंग प्रिस्क्राइब करती है वो बताती है फ्लो ऑफ मटेरियल इन द प्लांट। देखो रूटिंग हम इस तरह से करते हैं, रूटिंग को मैं एक सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन मतलब डिफाइन करने की बात करें, रूटिंग का मतलब ये होता है अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में बहुत प्रोसेस होती हैं कि एक मशीन पे ये काम होगा, फिर इसके बाद इस मशीन पे ये काम होगा, इसके बाद इस मशीन पे ये काम होना है। और भाई वो इस तरह से किया जाता है जैसे कि आपकी एक मशीन ये, एक मशीन वो, एक मशीन ये और एक मशीन ये। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आया, इस पे कुछ काम हुआ, यहाँ से भाई कन्वेयर के द्वारा या मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा वो प्रोडक्ट यहाँ पे इस मशीन पे काम होगा, फिर इस मशीन पे काम होगा, फिर इस मशीन पे काम होगा। अब रूटिंग का मतलब, रूटिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो प्रोडक्ट पहले तो इस मशीन पे काम हुआ, इस मशीन के बाद जो दूसरा काम होना है वो मशीन यहाँ पे लगी हुई है, पहले फिर इस पे काम होगा, फिर प्रोडक्ट वापस आएगा, फिर इस पे जाएगा। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो रूटिंग हम इस तरह से किया जाता है कि जो मटेरियल का फ्लो है वो एक फ्लो में होता जाए कि पहले पहली मशीन पे काम हो, फिर दूसरी मशीन पे काम खत्म होकर तीसरी मशीन पे जाए। ऐसा ना हो पहली मशीन पे काम होने के बाद डायरेक्ट तीसरी मशीन पे जा रहा है, फिर दूसरी मशीन पे आ रहा है। तो ये रूटिंग में ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं।
तो रूटिंग का सिंपल मतलब ये है कि मटेरियल का फ्लो कैसे होगा प्लांट में, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा होता है उसमें, ठीक है, मशीन लगी होती हैं, तो किस मशीन पर प्रोडक्ट को भेजना है, किस मशीन पे फाइनल होके स्टोरेज रूम तक जाना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्यूइंग थ्योरी डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ। क्यूइंग थ्योरी है वो किस प्रॉब्लम से डील करती है वो बताना है। मटेरियल हैंडलिंग से, या रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम और आइडल टाइम से, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन सर्विस, इफेक्टिव यूज ऑफ मशीन, या नन ऑफ द अबव। तो भाई जो क्यूइंग थ्योरी है वो आपको जो आइडियल टाइम होता है, ये जो वेटिंग टाइम होता है उसको रिड्यूस करती है। क्यूइंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें देखा जाते हैं कि कैसे जो आपका आइडियल टाइम होता है भाई उसको कम किया जाए, क्योंकि यार आइडियल टाइम जितना, देखो आइडियल टाइम रखना जरूरी होता है कि मशीन के लिए आइडियल टाइम होना चाहिए, मशीन को भी रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं है कि आप अगर ज़्यादा टाइम रेस्ट पे दे दोगे मशीन को तो भाई वो क्या होगा, वहाँ पर मशीन आपका जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं आ पाएगा जितना आप कंपनी जितना आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी को लॉस होगा। और क्यूइंग थ्योरी में ये भी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं कि यार मेंटेनेंस को टाइम पे किया जाए, मशीन में अगर कोई ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको जल्दी से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि यार एक मशीन अगर ख़राब होती है तो उससे हो सकता है कि आने वाली और ये मशीनों का काम रुकना पड़े, ठीक है। तो क्यूइंग थ्योरी इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज। जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे डिफाइन किया जाता है वो बताना है। तो भाई जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है नॉर्मल टाइम कितना है और अलाउंसेस, जैसे कि अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हो तो उसमें आधे घंटे का लंच भी होगा, 10 मिनट का टी ब्रेक भी होगा, तो ये सब आते हैं अलाउंसेस में। और नॉर्मल टाइम होता है जिस टाइम आप काम कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड टाइम में दोनों ही आते हैं, ठीक है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है उसके आपको फादर बताने हैं कि उसके फादर कौन है। तो भाई जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है उसकी जो फादर हैं वो हैं जीनेथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इनटू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज कॉल्ड, ठीक है। जो ग्रुपिंग एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स में उनको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो भाई उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटेटिंग, ठीक है। ऑप्शन डी भाई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेफर्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। तो भाई उसका जो राइट आंसर है वो ये है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मेनली जो प्रेफर किया जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टील प्लांट। स्टील प्लांट के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है वो बताना है। तो भाई जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर कौन सा पढ़ा था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही आपको स्टील प्लांट के लिए बताना है कि स्टील प्लांट के लिए होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इन द स्टोर इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द फॉलोइंग मेथड इन द एवोल्यूशन ऑफ अ मटेरियल इश्यूड फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। स्टोर से जारी सामग्री के मूल्यांकन में स्टोर में सामग्री की बर्बादी को निम्नलिखित विधि द्वारा ध्यान में रखा जाता है। इन्फ्लेटेड सिस्टम, प्राइमरी कॉस्ट सिस्टम, करंट वैल्यू मेथड, फिक्स्ड प्राइस मेथड या वेरिएबल प्राइस मेथड। हिंदी में आप पढ़ सकते हो भाई, फुलाया प्रणाली, प्राथमिक लागत विधि, वर्तमान मूल्य विधि, निश्चित मूल्य विधि या परिवर्तनीय मूल्य विधि। तो भाई इसका राइट आंसर है फुलाया प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेटेड सिस्टम। ऑप्शन ए भाई यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स फॉरकास्ट। इनमें से कौन सा सेल्स फॉरकास्ट का एक इंडिपेंडेंट है। प्रोडक्टिविटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, कैपिटल बजटिंग। तो भाई वो है प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए। जीनेट चार्ट आर यूज्ड फॉर, जो जीनेट चार्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो भाई वो प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए यूज किया जाता है जीनेट चार्ट।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो क्या उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है ये आपको बताना है। तो भाई उसमें देखो इफेक्टिव रनिंग ऑफ स्टोर्स ये भी कंसिस्ट होता है, स्टेट ऑफ मर्चेंडाइज, मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेनेंस ये भी कंसिस्ट होता है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम ये भी होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किसके अंदर आते हैं भाई, ये आते हैं आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। जीनेट चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, जीनेट चार्ट किसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जीनेट चार्ट यूजी जो आपका किया जाता है वो प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एम्स एट। जो देखो इन्वेंट्री कंट्रोल सॉरी, जो आपका भाई इन्वेंट्री कंट्रोल होता है प्रोडक्शन में, प्लानिंग में या कंट्रोलिंग में, वो क्या एम होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, क्यों करते हैं हम, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस एट लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इन इन्वेंट्री कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द, जो इन्वेंट्री कंट्रोल होता है उसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है वो बतानी है। तो ऑप्टिमम लॉट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, जो आपकी भाई स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक होती है वो किस पर बेस्ड होती है ये आपको बताना है। तो भाई जो आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक होती है भाई वो बेस्ड होती है आपकी प्रोबेबिलिटी पर। तो ऑप्शन सी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई द एपीलेट ऑथोरिटी फॉर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज, जो आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, सपोज कोई भी इंडस्ट्रियल विवाद होता है, कोई भी ठीक है इंडस्ट्रियल विवाद होगा, औद्योगिक विवाद, उसकी एपीलेट ऑथोरिटी कौन सी है, हाईएस्ट ऑथोरिटी कौन सी है वो बताना है। तो भाई वो है हाई कोर्ट या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। स्टेट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट, और अगर हम अपेक्स की बात करेंगे सबसे बड़ी ऑथोरिटी तो भाई वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। जैसे यहाँ पर भाई अगर देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक ऑप्शन दिया, जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक ही में दिया है, लेकिन मैं ऑप्शन ए हाई कोर्ट दिया होता, ऑप्शन बी आपका सुप्रीम कोर्ट दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट आपका राइट आंसर होता। अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है वो किसके मतलब उसमें क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप क्या होती है ये बता देता हूँ। जो अभी आप फाइनल ईयर में अगर आप ट्रेनिंग के लिए गए होंगे उसको ही अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। जो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या एक साल की जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, आप काम सीखते हैं, चाहे वो आप भाई गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रेंटिसशिप की कराई जाती है, तो उसको अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर क्या क्या आता है वो बताना है। तो भाई उसके अंदर आता है ओनली इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स हैव टू रिक्रूट अप्रेंटिसेस। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट ये कहता है कि एक इंडस्ट्री 500 वर्कर से, जो 500 वर्कर हैं, ओनली इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स हैव टू रिक्रूट अप्रेंटिसशिप। आप 500 वर्कर्स से ज़्यादा अपने यहाँ रिक्रूट नहीं कर सकते हैं एज अ अप्रेंटिसशिप के लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर विच आर स्टैट्यूटरी आर एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्री, ऑल प्रोसेस इंडस्ट्री एंड थर्मल पावर प्लांट। तो भाई यहाँ पर ऑल इंडस्ट्री नहीं होगा, बी ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स, सभी इंडस्ट्री जिसमें 100 वर्कर्स से ज़्यादा हों, ठीक है। और भाई यहाँ पर जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो हिंदी में एक्सप्लेन किया है वो गलत किया है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ भाई। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है वो ये कहता है कि ओनली इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 500 वर्कर्स हैव टू रिक्रूट अप्रेंटिसेस। देखो
अप्रेंटिसशिप एक्ट या अप्रेंटिसशिप के लिए वही लोग मतलब वही कंपनी रिक्रूट कर सकती हैं अपनी यहाँ जहाँ पर 500 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कर रहे हों। 500 ऑलरेडी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वही अप्रेंटिसशिप करा सकती हैं अपनी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज वाइडली यूज्ड इन। जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होती है वो मोस्टली कहाँ यूज की जाती है? तो भाई वो की जाती है मास प्रोडक्शन में। और देखो मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट है, जैसे कि किसी मशीन पर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो पूरे दिन उस मशीन पर वही प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ही बन रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होने को हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। और भाई बैच प्रोडक्शन जो होता है, बैच प्रोडक्शन होता है एक तरह से ग्रुप प्रोडक्शन, मतलब कोई प्रोडक्ट है वो 10 पीस इस प्रोडक्ट के बन गए, 10 पीस किसी और तरह के प्रोडक्ट के बन गए, वो ग्रुप प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द टेक्निक ऑफ वैल्यू एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू। जो वैल्यू एनालिसिस की टेक्निक है वो कैसे आप अप्लाई करते हैं या किसके लिए अप्लाई करते हैं ये आपको बताना है। तो वो भाई कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या सिंपल आइटम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या भाई आप कैश प्रोग्राम आइटम्स के लिए ही कर सकते हैं, या कॉस्ट कॉन्शियसनेस आइटम के लिए ही कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो टेक्निक होती है वैल्यू एनालिसिस की वो किसी भी आइटम के लिए, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड है सिंपल है, किसी भी आइटम के लिए यूज कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वैल्यू इन द वैल्यू इंजीनियरिंग रेफर्स टू। जो आपका वैल्यू टर्म है वैल्यू इंजीनियरिंग में वो किससे रेफर करता है, किससे मिलता है ये बताना है। तो भाई वो मिलता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वैल्यू इंजीनियरिंग एम्स एट फाइंडिंग आउट द। जो वैल्यू इंजीनियरिंग एम होता है वो जो उसका लक्ष्य होता है वो क्या पाना होता है वो बताना है। तो भाई यहाँ पर है मेजर फंक्शन ऑफ द आइटम एंड अकम्प्लिशिंग द सेम एट लीस्ट कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी। देखो मेजर फंक्शन, जो आइटम का कोई मेजर फंक्शन है या वो अकम्प्लिश है वो कम कॉस्ट पे और बिना क्वालिटी को चेंज किए हम प्रोवाइड कराना वैल्यू इंजीनियरिंग कहलाती है। मतलब देखो आपकी इंजीनियरिंग का महत्व तभी है, जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है आप उस प्रोडक्ट को सेम बना दोगे तो यार उस इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है ना। उस प्रोडक्ट को यार विदाउट उसकी क्वालिटी को चेंज करे, ठीक है, उसकी कीमत कम करना वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये याद रखना। इन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल द मटेरियल इज चेक्ड व्हेन इट रीचेस इट। तो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका मिनिमम वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू MAPI फॉर्मूला, MAPI फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वन व्हेन। MAPI फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओल्ड मशीन कब रिप्लेस की जाती है नई मशीन से, ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर भाई क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा जब कैम होता है उसकी वैल्यू किससे कम हो जाए, डैम से। अब कैम और डैम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैम की फुल फॉर्म होती है चैलेंजर्स एडवर्स मिनिमम और डैम की फुल फॉर्म होती है डिफेंडर्स एडवर्स मिनिमम। तो भाई जब चैलेंजर्स एडवर्स मिनिमम की वैल्यू डिफेंडर्स एडवर्स मिनिमम की वैल्यू से कम हो जाती है तब आप मशीन को, पुरानी मशीन को नई मशीन से कम चेंज कर देते हो। और भाई ये किसके अकॉर्डिंग है, MAPI फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेरिट रेटिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वर्थ ऑफ। जो मेरिट रेटिंग होती है वो एक मेथड होता है डिटरमाइनिंग वर्थ ऑफ, किसकी वर्थ डिटरमाइन करने के लिए ये बताना है। तो भाई वो है एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय। जो आपकी मटेरियल हैंडलिंग है और जो प्लांट लोकेशन है वो एनालाइज किया जाता है किसके थ्रू ये बताना है। तो भाई वो ट्रेवल चार्ट के थ्रू एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स कॉस्ट इम्प्लाइज। जो आपकी वर्क की कॉस्ट होती है वो किस पर डिपेंड करती है ये बताना है। तो भाई जो वर्क कॉस्ट होती है वो आपकी प्राइमरी कॉस्ट और आपकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन डी भाई आपका सही हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ। जो आपकी मोशन स्टडी होती है
वो जो एनालिसिस इन्वॉल्व करती है वो किस किस का करती है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन ए एक्शन ऑफ ऑपरेटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम। देखो जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होता है या कम होता है ये बताना है। तो भाई जो स्टैंडर्ड टाइम है वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो भाई नॉर्मल टाइम प्लस जो अलाउंस टाइम होता है वो दोनों का ऐड होता है। तो भाई स्टैंडर्ड टाइम डेफिनेटली आपका नॉर्मल टाइम से बड़ा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम, अलाउंसेस जो होते हैं उनको मिला के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडवांटेज ऑफ वर्क सैंपलिंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसका, एडवांटेज ऑफ वर्क सैंपलिंग का। जो आपके वर्क सैंपलिंग होते हैं उसका एडवांटेज, तो देखो यहाँ पर सभी एडवांटेज हैं, एक डिसएडवांटेज दिया है जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। जैसा कि आपको पता है ऑप्शन ए आपका परमिट अ फाइन ब्रेक डाउन ऑफ एक्टिविटी एंड डिलेज सही हो जाएगा। भाई आपको अगर लगता है कि वीडियो थोड़ी सी स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने को मिल रहे हैं, तो यार एक बार वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन जरूर पढ़ लेना। जिससे क्या होगा कि यार आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा। क्योंकि देखो ये तो इसका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ये एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है इसका, ये भी एडवांटेज है। तो यार आपको अगर एडवांटेज भी पता होंगे ना तो आपको एडवांटेज पूछ लिया सपोज, तो वो फिर वहां पर आप सही कर पाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट द लाइंस नीड्स टू बी बैलेंस्ड। इनमें से कौन से लेआउट में लाइंस बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, लाइंस को ये बताना है। तो भाई प्रोडक्ट लेआउट ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुटेड फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेआउट सबसे बेस्ट होता है ये पूछा गया है। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, प्लांट लेआउट या फंक्शनल लेआउट। जैसा कि आप जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोडक्ट लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज सुटेड टू जॉब प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा लेआउट जॉब प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होता है। वो लेआउट देखो जो आपका ये हमने पढ़ा प्रोडक्ट लेआउट, ये किसके लिए है, मास प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, जॉब प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है वो कौन सा लेआउट होता है, प्रोसेस लेआउट। तो ऑप्शन ए आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट इज एप्लीकेबल टू। जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये बताना है। तो भाई जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड के नाम से यार इतना रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने एक नाम बहुत सुना होगा पीएफ, कि भाई मेरा हर मंथ इतना पीएफ कटता है, इतना प्रोविडेंट फंड कटता है। ठीक है, हर कंपनी में ये पीएफ की सुविधा होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हर कंपनी में होती है, लेकिन वो कौन सी कंपनी है, हर कंपनी में नहीं होती। मतलब कुछ कंपनी होती हैं जो कि नोटिफाइड होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। क्योंकि यार देखो मैंने हर कंपनी इसलिए बोला है कि अगर आप किसी भी मैकेनिकल कंपनी में जाओगे मोस्टली सभी यार गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाली होती हैं, नोटिफाइड होती हैं कंपनी गवर्नमेंट के थ्रू। तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट जितनी मेजर कंपनी है वो सारी भाई इंडस्ट्रीज नोटिफाइड होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब में भाई पीएफ आपका डिडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ वर्कर्स टुवर्ड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज। देखो जो अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, और देखो जो पीएफ आपका डिडक्ट किया जाता है ना, डिडक्ट का मतलब काटा जाता है। जैसे आपकी सैलरी 15,000 है तो उसमें से आपका कुछ पीएफ कटता है 1,000 1,500, वो कंपनी के अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका पीएफ कटता है। तो उस पीएफ वो जाता कहाँ है, क्या वो बाद में आपको मिलता है, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है या क्या। तो वो है डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ वर्कर विद पीएफ कमिश्नर।
देखो वो बाद में जब आप जॉब छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, ठीक है, जब वो आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट किया जाता है। द डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्टार्ट्स। देखो जो डिडक्शन हुआ, शुरू हुआ है एम्प्लॉयज के प्रोडक्शन फंड का पीएफ कटने का, वो कब से हुआ है, मतलब कब से होता है ये बताना है। तो भाई वो है आफ्टर 1 ईयर ऑफ, सॉरी आफ्टर 240 डेज ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। 240 दिन बाद आपका ये भाई पीएफ डिडक्ट होना शुरू होता है। फादर ऑफ टाइम स्टडी वॉज F.W. टेलर। हम पहले भी पढ़ चुके थे। फेडरिक, इनका शुरुआत में फेडरिक करके था, फेडरिक W. टेलर, ठीक है। ये कौन है, फादर ऑफ टाइम स्टडी। टिक द ऑड वन आउट, ठीक है, ये मैन गलत लिखा है, यहां पर आएगा टिक द ऑड वन आउट, ठीक है, आप मैन को काट लेना। टिक द ऑड वन आउट, टिक द ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि इनमें 4 जो हैं वो एक जैसे होंगे, लेकिन एक इसमें मिलता नहीं है, जैसे आपका टेलर, ड्रकर, मैकग्रेकर, गैलीलियो और भाई पार्किंसन। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन डी गैलीलियो है ना, वो ये देखो ये सभी इंसानों के नाम हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके जो हैं वो इन्वेंट्री से, इंडस्ट्री से डिपेंड करते हैं, लेकिन जो गैलीलियो हैं भाई उनका जो नाता है वो किससे है, आपने समझा पढ़ा होगा जरूर, फिजिक्स में इनका नाम, ठीक है। तो गैलीलियो का संबंध है फिजिक्स से, ठीक है, इनका सबका संबंध है इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों से। तो ये जो गैलीलियो हैं ये यहाँ पर ऑड वन आउट है, मतलब ऑड हो जाएंगे। करंट एसिड्स इंक्लूड, जो करंट एसिड्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है ये बताना है। तो भाई जो करंट एसिड्स होते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंक्लूड होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब बाई। तो यहां पर राइट आंसर है एवरेज वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब इनरिचमेंट टेक्निक इज अप्लाइड टू। जॉब इनरिचमेंट टेक्निक किसके लिए अप्लाई करनी होती है ये बताना है। रिड्यूस लेबर मोनोटोनी, ओवरकम बोरिंग एंड डिमोटिंग वर्कर। तो ये भी गलत है भाई, यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पर ये रिड्यूस लेबर मोनोटोनी सही हो जाएगा। ओवरकम बोरिंग एंड डिमोटिंग वर्क ये भी सही हो जाएगा। मेकिंग पीपल हैप्पी ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर शिप वेसल इंडस्ट्री द फॉलोइंग लेआउट इज बेस्ट सुटेड। तो यहां पर भाई ऑप्शन सी फिक्स्ड पोजीशन लेआउट सही हो जाएगा। इन हेल्थ से 50-50 प्लान आउटपुट स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड बाई। तो भाई राइट आंसर है यहाँ फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। इसी के साथ भाई हम यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अभी हमारे 50 क्वेश्चन समथिंग 50 क्वेश्चन या 50 प्लस 51 क्वेश्चन और रह गए हैं। अभी हम उसको शुरुआत करेंगे, यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को यार यहाँ पर पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर फ्रेश माइंड से आगे की वीडियो देख सकते हैं। और भाई इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे यार, आपको पेपर में आपके बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भाई आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपने एग्जाम में। और भाई यहाँ पर आपका एग्जाम अच्छा होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेना यार, मतलब कि एक बार अभी देख लो, एक बार एग्जाम जिस दिन हो उस दिन स्पीडोमीटर, जैसे कि यूट्यूब में एक फैसिलिटी होती है, आप स्पीड को तेज करके वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को देख लेना जिससे आपको यार याद रहे, मतलब रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रूटिंग इज एसेंशियल इन फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री। रूटिंग होती है, रूटिंग हमने बता चुके हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल होता है इन इंडस्ट्री। तो जो रूटिंग होती है वो एसेंशियल होती है किस टाइप की इंडस्ट्री में, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है असेंबली इंडस्ट्री, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर एन ऑप्टिमम प्रोजेक्ट शेड्यूल इम्प्लाइज। जो आपका ऑप्टिमम प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है वो किस पे इम्प्लाइज करता है ये आपको बताना है। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि यार देखो वीडियो को जब हम एक टाइम तक एनर्जी रहती है और भाई इस टाइम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ट्राई करूँगा कि यार एक्सप्लेन अच्छे से करूँ, ठीक है।
अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं बिना एक्सप्लेनेशन करे आंसर को दिए आगे बढ़ जाता हूँ, तो यार उसको आप वीडियो को पॉज करके खुद थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि यार आपको पता है जब हम थोड़ी सी लेंथी टाइम की वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी सी यार एनर्जी कम हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। देखो मेथड कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, ये सभी किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो भाई ये आपके लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्शन सी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रैश प्रोग्राम फॉर अ प्रोजेक्ट। आपके देखो जो क्रैश प्रोग्राम किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है वो आपको बताना है। तो भाई जो क्रैश प्रोग्राम होता है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज। यहाँ पर देखो जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज होती है, जो कॉस्ट डिक्रीज होती है वो इनडायरेक्टली तरीके से की जाती है। ये किस में की जाती है? इन क्रैश प्रोग्राम फॉर अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रुप इंसेंटिव प्लान, इनमें से कौन सा ग्रुप इंसेंटिव प्लान को रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है स्कैन लोन प्लान, ऑप्शन ए भाई यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इन द हेल्थ से 50-50 प्लान द फॉलोइंग आर रिवार्डेड मोर। तो भाई यहां पर है पास्ट पुअर वर्कर्स, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हेल्थी सिस्टम ऑफ वेजेस इंसेंटिव प्लान। जो आपका हेल्थ से सिस्टम ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान होता है उसमें भाई वर्कर्स को क्या करा जाता है? पेड एज पर एफिशिएंसी, मतलब उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, या इंश्योर्ड ऑफ मिनिमम वेज। तो भाई जो हेल्थ से सिस्टम है, देखो हेल्थ से सिस्टम एक बेज इंसेंटिव प्लान है, मतलब कि जो बेज आप जानते होंगे जो सैलरी होती है, तो ठीक है। अब यहाँ पर वो ये यहाँ पर जो हेल्थ से सिस्टम है उसमें ये बताया गया था कि जो वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी, जो उनकी जो सैलरी होगी, उनकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर तय की गई थी कि इतने से कम आप सैलरी नहीं दे सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल से मान सकते हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पर कंसीडर किया होगा 100 रुपये पर डे, और पर डे में 8 आवर्स, कि एक दिन में आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराओगे और कम से कम आपको 800 रुपये तो देने होंगे। क्योंकि हम बहुत इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि बहुत ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको यार काम की ज़रूरत होती है और उनको बहुत कम रुपए में काम कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हेल्थ से सिस्टम ऑफ वेजेस इंसेंटिव प्लान में ये किया गया था कि जो मिनिमम वेज तय किया गया था, मिनिमम सैलरी तय की गई थी कि इससे कम आप काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वैल्यू फॉर वैल्यू इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस पर्पज इज डिफाइंड एज। ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग एनालिसिस पर्पज की वैल्यू बतानी है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है फंक्शन अपॉन कॉस्ट, ठीक है, फंक्शन अपॉन कॉस्ट, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर। आपका जो भाई ब्रेक इवन एनालिसिस होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो भाई वो शॉर्ट रन एनालिसिस है। एक ब्रेक इवन एनालिसिस कैसा है? शॉर्ट रन एनालिसिस। सीपीएम हैज फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। सीपीएम एक टाइम एस्टिमेट होता है, 1 टाइम एस्टिमेट होता है, 2 टाइम एस्टिमेट होता है, 3 टाइम एस्टिमेट होता है, कैसा? तो भाई सीपीएम जो होता है वो 1 टाइम एस्टिमेट होता है, ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पर पीईआरटी हैज फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट। पीईआरटी, ठीक है, पीईआरटी भाई एक मेथड होता है, ठीक है, ये कितने टाइम का मेथड होता है वो बताना है। तो पीईआरटी भाई एक 3 टाइम एस्टिमेट मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिंकोलन प्लान। भाई एक लिंकोलन प्लान है, 1 टाइप ऑफ ग्रुप इंसेंटिव प्लान। और देखो लिंकोलन प्लान क्या है? एक तरह का ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विच एन एम्प्लॉय रिसीव्स इन एडिशन टू गारंटी बेसिक पे इज बेस्ड ऑन, ठीक है, अब मेरिट रेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान सेरियोन्सिस पार्ट ऑफ द स्वइंग टू द वर्कर एंड रेस्ट टू द एम्प्लॉयर। भाई ये किसने बोला था? ये था हेल्थ से प्रीमियम प्लान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेज इंसेंटिव प्लान। इनमें से कौन सा एक बेज इंसेंटिव प्लान नहीं है वो बताना है।
तो भाई टेलर प्लान एक बेज इंसेंटिव प्लान नहीं है। अब आपको देखो ये तो याद रखना है कि टेलर प्लान एक बेज इंसेंटिव प्लान नहीं है। आपको ये भी याद रखना है कि जो आपके वेज इंसेंटिव प्लान है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका रोवान हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए, आपका इमर्सन प्लान हो गया और आपका हेल्थ से प्लान हो गया। ये तीनों कैसे हैं, ये बेज इंसेंटिव प्लान है। तो भाई ये आपको याद रखने हैं, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान मोटिवेट सुपरवाइजर्स बाई पेइंग अ प्रीमियम ऑन अ टाइम सेव्ड बाई अ वर्कर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लान मोटिवेट करता था सुपरवाइजर्स को कि जो वर्कर्स ने टाइम को सेव किया है उसके लिए उनको एक प्रीमियम पे किया जाए। तो भाई ये था हेनिस प्लान के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क इज एस्टेब्लिश्ड एंड अ बोनस इज पेड टू द वर्कर फॉर एवरी आवर he saves from the established time required. This type of incentive plan is known as the time required to complete a task. देखो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत होती है। एंड अ बोनस इज पेड टू द वर्कर फॉर एवरी आवर ही सेव फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड टाइम रिक्वायर्ड। अगर कोई भी वर्कर, जैसे कोई काम है, जैसे एक प्रोडक्ट है भाई, ये इसको 8 घंटे में बनाना तय हुआ कि ये 8 घंटे में बनेगा, किसी वर्कर ने इसको 6 घंटे में तैयार कर दिया, तो कंपनी के 2 घंटे सेव हो गए, 2 घंटे में और काम किया जा सकता है। तो भाई किस प्लान में ये किया गया था, ये बताया गया था कि जब अगर कोई वर्कर आपका 1 घंटा भी सेव करता है तो उसे 1 घंटे की पैसा मिलने चाहिए। अगर वो 1 घंटा सेव करेगा तो उसके 1 घंटे के एक्स्ट्रा, मतलब आपको जो सैलरी अगर उसकी 1000 है, 1000 तो मिलनी चाहिए पर डे। अगर उसकी मतलब अगर वो जल्दी काम कर देता है, कंपनी के 2 घंटे बचाता है, तो उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलना चाहिए पर आवर के हिसाब से। तो भाई ये बोला था हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग था ये, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बेसिक एसेंशियल ऑफ एन इंसेंटिव प्लान इज, इनमें से एक बेसिक बात कौन सी है जो कि इंसेंटिव प्लान के लिए जरूरी है। A differential piece rate system should be exist. Minimum wage should be guaranteed. Provide incentive to group efficiency performance. All standards should be based on optimum standard of production. या all standards should be based on the time studies. तो भाई इसका ऑप्शन ई सही है कि सारे स्टैंडर्ड टाइम स्टडीज पे बेस्ड होते हैं। ये इंसेंटिव प्लान का एक बेसिक एसेंशियल बात है। इन द इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में भाई आपके इमर्सन एफिशिएंसी प्लान अ वर्कर्स रिसीव ओनली हिज डेली वेजेस, नो बोनस इज पेड टिल हिज एफिशिएंसी रीचेस, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान क्या था कि एक वर्कर्स को डेली वेजेस तो मिलेगा लेकिन कोई भी बोनस उसको नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसकी एफिशिएंसी कितनी नहीं हो जाएगी, जब तक कि उसकी एफिशिएंसी 661% नहीं हो जाती। अकॉर्डिंग टू, भाई यहां पर यार मुझे एक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, ठीक है। यहां पर 661, यहाँ पर भाई मैं एक बार इसको नीचे कमेंट में एक बार चेक करके देखूंगा। यहाँ पर भाई 66.1 होना चाहिए, ठीक है, 66.1, क्योंकि भाई 661 बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम एक तरह से भाई अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या पता ऐसा पॉसिबल हो कि 661 हो। तो मैं एक बार इसे रीचेक कर लूँगा और आपको ज़रूर भाई कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका राइट आंसर बता दूंगा कि यही है या 66.1 है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू रोवान प्लान के अकॉर्डिंग इफ एच इक्वल टू आवर रेट, ठीक है, ए इक्वल टू एक्चुअल टाइम, एस फॉर स्टैंडर्ड टाइम, देन वेजेस विल बी, तो भाई वो है एच ए प्लस एस ए एच ए, ठीक है, ऑप्शन बी भाई आपका सही हो जाएगा। इफ वर्कर गेट्स अ डेली वेजेस ऑफ RSHA, अगर किसी भी वर्कर को डेली वेजेस हमने मान लिया HA मिल रहा है
देन अकॉर्डिंग टू रोवान प्लान के अकॉर्डिंग हिज मैक्सिमम डेली अर्निंग कैन बी, उसकी मैक्सिमम डेली अर्निंग कितनी हो सकती है ये बताना है। भाई उसकी मैक्सिमम डेली अर्निंग 2HA हो सकती है। इन एवीसी कंट्रोल पॉलिसी मैक्सिमम अटेंशन इज गिवन टू, एवीसी कंट्रोल पॉलिसी में भाई मैक्सिमम अटेंशन किसको दिया जाता है ये बताना है। तो भाई जो एवीसी में है वो है दोज आइटम्स विच कंज्यूम मोर मनी, सबसे ज़्यादा अटेंशन उनको दिया जाता है जो आइटम यार सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं मनी को, क्योंकि उनकी मनी को हमें कम से कम लेके आना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप इंसेंटिव प्लान, तो ग्रुप इंसेंटिव प्लान भाई क्या है, लिंकोलन प्लान क्या है, एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द मैथमेटिकली टेक्निक फॉर फाइंडिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इन एन ऑप्टिमम मैनर इज नोन एज, देखो मैथमेटिकल टेक्निक वो कौन सी है, ठीक है, एक मैथमेटिकल टेक्निक जो कि यूज की जाती है बेस्ट यूज, एक लिमिटेड रिसोर्स इन एन ऑप्टिमम मैनर, एक लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा काम करने के लिए कौन सी मैथमेटिकल टेक्निक यूज की जाती है, तो वो है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी। इन ऑर्डर दैट लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक प्रोवाइड वैलिड रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन फैक्टर मस्ट बी लीनियर पॉजिटिव, रिलेशन बिटवीन फैक्टर मस्ट बी लीनियर नेगेटिव, ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल एंड केमिकल, बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। द सिंप्लेक्स मेथड इज द बेसिक मेथड फॉर, जो आपका सिंप्लेक्स मेथड होता है वो एक बेसिक मेथड है, ठीक है, किसका बेसिक मेथड है वो बताना है, तो भाई वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, ऑप्शन सी भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। द टू विन सिस्टम इज कंसर्न्ड विद ऑर्डरिंग प्रोसीजर, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एंड बोनस इज पेड टू बी वर्कर बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड, दिस टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान इज नोन एज। देखो जो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी काम को करने के लिए, अब किसी वर्कर ने कुछ टाइम सेव कर दिया, तो जितना टाइम उसने सेव किया उसके हिसाब से उसे बोनस दिया जाना चाहिए, तो इस तरह के इंसेंटिव प्लान को किस नाम से जाना जाता है, तो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, इस टाइप के प्लान को रोवन प्लान के नाम से डिस्कस जाना जाता है। रिप्लेसमेंट स्टडी आर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है, रिप्लेसमेंट स्टडीज किसके बेसिस पे बनाई गई हैं ये बताना है, एनुअल कॉस्ट के मेथड पे, रेट ऑफ रिटर्न मेथड पर, टोटल लाइफ एवरेज मेथड पर, प्रेजेंट मेथड पर, किस पर, तो भाई यहाँ पर है किसी भी मेथड, हर एक मेथड पे बनाई गई है, तो एनी वन ऑफ द अबव राइट हो जाएगा, या यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होता वो भी भाई यहाँ पर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड, स्ट्रिंग डायग्राम किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर चेकिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस लेआउट, बिल्कुल सही भाई, जो रिलेटिव वैल्यू होती है अलग अलग लेआउट की उसकी वैल्यू चेक करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग एट अ प्लेस, बिल्कुल सही, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। व्हेन वेयर प्रोसेस रिक्वायर्स द ऑपरेटर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भाई इसका सही हो जाएगा। Which of the following depreciation system ensure that the interest we charged on the cost of machine assets every year on the book value, but the rate of depreciation every year remains constant? Which of the following depreciation system, इनमें से देखो depreciation system बहुत तरह के होते हैं, तो इनमें से ये पूछा गया है कौन सा depreciation system ये इंश्योर करता है कि interest we charge on the cost of machine assets, जो आपकी मशीन एसेट्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है हर साल, ठीक है, वो जो रेट ऑफ डिप्रेसिएशन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये किस मेथड में बताया जाता है, तो भाई ये बताया जाता है एन्युटी चार्जिंग मेथड, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विन कार्ड इज यूज्ड इन, जो आपका विन कार्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो स्टोर्स के लिए यूज किया जाता है। स्लैक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन, जो स्लैक्स होती हैं वो भाई आपका रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंस किस किस के बीच में, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर लेटेस्ट अलाउेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ऑप्शन बी। PERT और CPM क्या है ये आपको बताना है। आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर जो PERT और CPM है वो है आपके एड्स टू द डिसीजन मेकर्स। ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। A big advantage of PERT over GNet chart is that in the former case, देखो GNet चार्ट होता है, एक PERT चार्ट होता है। तो GNet चार्ट के ऊपर PERT का क्या एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो बताना है। तो ये बताना है, इसका राइट आंसर है इंटर रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज इज क्लियरली शोन। CPM क्या है ये बताना है। एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, CPM क्या है, एक एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। PMTP क्या है ये बताना है। तो भाई PMTP देखो एक मेथड टाइम मेजरमेंट तो है ही है, साथ में वर्क फैक्टर सिस्टम भी है और बेसिक मोशन टाइम स्टडी भी है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्क स्टडी कंप्राइजेस फॉलोइंग मेन टेक्निक्स। वर्क स्टडी में कौन कौन सी मेन टेक्निक यूज की जाती है? मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट दोनों यूज की जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट इन conformity with others? Organization performance into motivation equal to profit. PERT is the, तो भाई PERT एक इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM, PERT और CPM में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो भाई देखो गेस्ट टाइम्स आर यूज्ड इन PERT एंड एवल्यूटेड टाइम यूज्ड इन CPM। ये इसमें देखो CPM में एवल्यूटेड टाइम यूज किया जाता है और PERT में गेस्ट टाइम यूज किया जाता है। तो एवल्यूटेड टाइम को भाई आप एक्चुअल टाइम भी बोल सकते हैं। क्यूइंग थ्योरी इज यूज्ड फॉर, तो भाई क्यूइंग थ्योरी जैसे कि हम बात कर चुके थे इन्वेंट्री प्रॉब्लम में यूज की जाती है, ट्रैफिक कॉन्जेशन स्टडी में भी यूज की जाती है, जॉब शॉप शेड्यूलिंग में भी यूज की जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन क्यूइंग थ्योरी द नेचर ऑफ द वेटिंग सिचुएशन कैन बी स्टडीड एंड एनालाइज्ड मैथमेटिकली इफ द लॉ गवर्निंग अराइवल्स, सर्विस टाइम्स एंड द ऑर्डर इन द विच द अराइविंग यूनिट आर टेकन इनटू द सोर्स आर नॉन। क्यूइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, क्यूइंग थ्योरी किससे एसोसिएटेड है? तो भाई ये वेटिंग टाइम से एसोसिएटेड है। द प्रोसेस विच आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्वे शुड बी डैट, तो द एवरेज सर्विस रेट लेस देन द एवरेज अराइवल रेट। ठीक है, यहाँ लेस देन है भाई, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। आउटपुट रेट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इनपुट एंड आउटपुट रेट इज कॉन्स्टेंट एंड इनपुट वेरीज इन रैंडम मैनर्स। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। Monte Carlo solution in queuing theory are extremely useful in queuing problems that can't be analyzed mathematically. A milestone chart, तो भाई यहाँ पर आपको ये बताना है कि माइलस्टोन चार्ट क्या शो करता है। तो भाई ये दो क्वेश्चन माइलस्टोन चार्ट एंड वार चार्ट, भाई ये आपके दोनों होमवर्क हैं। ठीक है, इसके मैंने आंसर आपको यहाँ पे लिखे भी नहीं है। इसको तो इम्पोर्टेंट है माइलस्टोन चार्ट और बार चार्ट, ये दोनों आप गूगल कर सकते हो कि माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट किसके लिए सूटेबल होता है। आई होप भाई ये वीडियो आपके लिए यार बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपको यहाँ पर हमने यार इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, जो कि आप मैकेनिकल में हैं, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन या किसी भी ब्रांच में है, आपके पास ये सब्जेक्ट है और आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हैं, BT, UP या किसी और बोर्ड से, ये वीडियो आपके लिए यार हेल्पफुल रहेगी। आई होप यार वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो की PDF बनाना, इंपॉर्टेंट वीडियो को ढूंढना, फिर उनको PDF बनाना, टाइप करना, भाई आप समझ भी नहीं सकते हो एक PDF बनाने में कितनी मेहनत लगती है, फिर रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई यार, प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, मतलब मेरे को बहुत एक मोटिवेशन मिलती है यार और वीडियो बनाने की, ऐसे ही मेहनत करने की। प्लीज़ रिक्वेस्ट यार, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। ठीक है, अपने आपके कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दो इस वीडियो के लिंक को।
इतना भाई आप कर दोगे, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आई होप इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।